कभी सोचा है एक इंसान बिना घर से निकले 45 डेज तक गायब कैसे रह सकते हैं? और उससे भी अजीब बात, उसे ढूंढने वाले लोग रोज उसके बिल्कुल पास से गुजरते रहे। पुलिस भी आई, रिश्तेदार भी आए, पड़ोसी भी आते जाते रहे। इनफैक्ट उस इंसान की वाइफ उसी घर में अपने बच्चों के साथ रह रही थी, लेकिन किसी को भी वो नजर नहीं आया। सुरेंद्र कुमार शर्मा एक ऐसा इंसान जिसके मिसिंग होने की मिस्ट्री हर गुजरते दिन के साथ बड़ी होती गई। हर किसी के पास अपनी थियरीज थी। किसी को लगा वो गुस्से में कहीं घर छोड़कर चला गया, किसी ने सोचा शायद उसके साथ कोई हादसा हो गया। पुलिस भी उसे बाहर ढूंढने में लगी थी, लेकिन उन सब से एक बहुत बड़ी गलती हो रही थी। उस इंसान को उस जगह ढूंढ ही नहीं रहे थे जहां वो असल में था। और जब 45 डेज के बाद सच सामने आया तो सिर्फ एक मर्डर केस एक्सपोज नहीं हुआ, बल्कि सामने आई प्लानिंग, झूठ और डिसेप्शन की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर पुलिस ऑफिसर्स तक हैरान रह गए। और ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये आगरा के एक घर में हुआ एक रियल केस है, जहां मर्डर से ज़्यादा डरावनी चीज़ उस मर्डर के बाद गुजरे हुए 45 डेज थे। इस पूरी कहानी की शुरुआत आज से लगभग 16 साल पहले हुई, अराउंड 2010, जब राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले सुरेंद्र कुमार शर्मा की शादी रूबी शर्मा से हुई एंड दे बिकेम अ वेरी हैप्पी फैमिली। शादी के वक्त सुरेंद्र एक बिल्कुल शांत, सीधा साधा और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन था। सुरेंद्र के पिता भरतपुर में एक अच्छी गवर्नमेंट नौकरी करते थे, इसलिए परिवार की समाज में एक इज्जत थी और घर में एक अच्छा डिसिप्लिन था। रूबी भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी जो इस नए परिवार में आकर बहुत खुश थी। शादी के कुछ साल बाद उनके घर 2 बेटियां आती हैं, रिद्धि जो आज 13 साल की है और सिद्धि जो 9 साल की है। सुरेंद्र अपनी दोनों बेटियों से बेहद प्यार करता था और रूबी के साथ भी उसका बॉन्ड काफ़ी अच्छा था। वो दोनों मिलकर एक परफेक्ट फ्यूचर प्लान कर रहे थे। लेकिन फिर उनके परिवार में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। सुरेंद्र के पिताजी की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद उनकी एक अच्छी खासी गवर्नमेंट पेंशन शुरू हुई जो हर महीने परिवार के अकाउंट में आती थी। क्योंकि पिताजी का साया उठ चुका था और भरतपुर से आगरा का रास्ता बेहद पास था, मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर, तो सुरेंद्र, रूबी और सुरेंद्र की माँ कमला देवी ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। साल 2017 के आसपास, यानी आज से लगभग 9 साल पहले, ये परिवार राजस्थान छोड़कर आगरा शिफ्ट हो गया। वो आगरा के देहोत्रा इलाके में आए और वहाँ रेणुका धाम कॉलोनी में अपना एक नया घर बनवाया। उनका आगरा आने का विजन बहुत क्लियर और अच्छा था। सुरेंद्र और रूबी चाहते थे कि एक बड़े शहर में रहकर उनकी दोनों बेटियों को बड़े और अच्छे स्कूल में एडमिशन मिले और उनका फ्यूचर बेटर हो सके। आगरा में नए घर का काम पूरा हुआ, बेटियों का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में हो गया, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन यहाँ आकर सुरेंद्र की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सुरेंद्र ने आगरा आने के बाद कोई रेगुलर नौकरी या बिजनेस शुरू ही नहीं किया। वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड होकर घर पर बैठ गया। घर का पूरा खर्चा उसके लेट फादर की उसी गवर्नमेंट पेंशन से चल रहा था जो हर महीने आती थी और सुरेंद्र और उसके बड़े भाई अनिल शर्मा में आधा आधा बढ़ती थी। बिना कुछ किए जब हर महीने फिक्स पैसा हाथ में आ रहा था तो सुरेंद्र को लगा कि उसे कमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और यही खाली बैठना उसके लिए और उसके परिवार के लिए एक कर्स बन गया। खाली दिमाग शैतान का होता है और सुरेंद्र को यहाँ आकर एक बहुत बुरी आदत लग गई, अल्कोहल एडिक्शन की। शुरू में जो ड्रिंकिंग हैबिट कभी कभी दोस्तों के साथ चलते फिरते शुरू हुई थी, वो अब उसकी रोज़ की भूख बन चुकी थी कि सुबह उठे नशे में डूब गए। अब दिक्कत ये थी कि पेंशन का जो पैसा घर चलाने और बच्चों की पढ़ाई के लिए आता था, सुरेंद्र उसे शराब के नशे में उड़ा देता। जब उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते तो वो रूबी के पास जाता और उससे पैसे निकलवाने की कोशिश करता। पिछले 3-4 सालों में हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी कि जब रूबी घर का खर्चा बचाने के लिए या बच्चों की फ़ीस के लिए पैसे देने से मना करती थी तो सुरेंद्र के अंदर का बचा कुचा इंसान मर जाता था और वो एक बेरहम जानवर बन के रूबी को डंडे और लातों से इतना मारता था कि पड़ोसियों तक उनके घर की गाली गलौज की और रूबी की रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें पहुँचती थी। पड़ोसियों ने बाद में पुलिस को बताया भी कि इस घर में रोज़ चिल्लाना एक नॉर्मल बात बन चुकी थी। रूबी इस डोमेस्टिक वायलेंस से अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट चुकी थी। सालों तक उसने इस उम्मीद में सब कुछ झेला कि शायद परिवार बचा रहे, पति आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, पर अब पानी सर के ऊपर से जा चुका था। और जब एक औरत के अंदर का डर खत्म हो जाता है तो उसकी जगह एक बहुत डेंजरस दिमाग ले लेता है। रूबी अब रोने वाली नहीं थी, वो अब बदला लेने वाली थी।
मई 2026 तक रूबी का पेशेंस पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। उसने समझ लिया था कि सुरेंद्र कभी नहीं सुधरेगा और अगर वो ज़िंदा रहा तो या तो वो रूबी को मार डालेगा या फिर उसकी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। और यहीं से शुरू हुई एक मर्डर की ऐसी प्लानिंग जो किसी ने कभी सोची भी नहीं होगी। यूजुअली लोग गुस्से में मर्डर करते हैं और फिर लाश को छुपाने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन रूबी ने इस क्राइम को उल्टी तरफ से प्लान किया। मर्डर करने से पहले ही उसने दिमाग में पूरा कवर अप रेडी कर लिया था, बट बिहेव्ड एक्सट्रीमली नॉर्मल। घर के सभी काम कंटिन्यू करे और साथ ही बाथरूम में रेनोवेशन करवाने के लिए मिट्टी सीमेंट का भी इंतज़ाम किया और इंतज़ार किया उस दिन का 18 मई 2026। रूबी ने सबसे पहले अपनी दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि को उनके ताऊ जी यानी सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा के घर भेज दिया। उसने सुरेंद्र की बूढ़ी माँ कमला देवी को भी किसी तरह घर से बाहर भेज दिया ताकि घर में सिर्फ रूबी और सुरेंद्र अकेले हो सके। और फिर शुरू किया रूबी ने अपना प्यार का नाटक। उस दिन रूबी ने बड़ा प्यार दिखाते हुए सुरेंद्र के पसंद की मीठी खीर बनाई। सुरेंद्र को लगा कि शायद इतने सालों के झगड़े के बाद आज रूबी का गुस्सा ठंडा हो गया। वो खुशी खुशी खीर खाने बैठा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस खीर के अंदर रूबी ने पहले से ही मार्केट से छुपा के खरीदी हुई 15 से 16 हैवी स्लीपिंग पिल्स पीस कर मिला दी थी। सुरेंद्र ने खीर का एक एक चम्मच खाया और कुछ ही मिनटों में उन गोलियों का असर होने लगा। सुरेंद्र की बॉडी धीरे धीरे सुन्न होने लगी। वो होश में तो था, उसकी आंखें भी खुली थी, पर उसकी बॉडी पूरी तरह पैरालाइज हो चुकी थी। वो चिल्लाने के लिए अपना मुंह तक नहीं खोल पा रहा था, अपना एक हाथ तक नहीं हिला पा रहा था। और उसी हेल्पलेस कंडीशन में रूबी उसके बेड पर आती है और उसका गला तब तक दबाती है जब तक सुरेंद्र की सांसें हमेशा के लिए रुक नहीं जाती। जब रात को दोनों बेटियां घर लौटती हैं तो वो देखती हैं कि उनके पापा बेड पर बिल्कुल शांत लेटे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अजीब नहीं लगा क्योंकि वो बचपन से अपने पापा को शराब पीकर ऐसे ही बेहोश पड़े हुए देखती रहती थी। उन्हें लगा पापा आज फिर नशे में हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पापा अब इस दुनिया में ही नहीं हैं। अगली सुबह 19 मई को रूबी फिर से एक बार अपनी दोनों बेटियों को घर से बाहर भेज देती है, जिसके बाद सुरेंद्र हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का सबसे साइको पार्ट। दिन बीतते गए, एक हफ्ता बीत गया। 26 मई को जब सुरेंद्र का भाई अनिल शर्मा परेशान हो जाता है कि उसका भाई इतने दिनों से मिल नहीं रहा है, तो रूबी खुद अनिल के साथ जाती है और सिकंदरा पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वो पुलिस के सामने रोने का नाटक करती है, आंसू बहाती है। वो अपनी फैमिली सुरेंद्र के भाई के सामने इस तरह परेशान होती है जैसे उसके पति की उससे ज़्यादा चिंता कोई कर ही नहीं सकता। पड़ोसी पूछते हैं तो रूबी बहुत ही काम और नॉर्मल स्माइल के साथ कहती है कि वो तो गुस्से में कहीं बाहर गए हैं, जल्दी लौट आएंगे। लेकिन कहते हैं ना, हर क्रिमिनल एक ना एक ऐसी गलती करता है जहाँ से उसकी बर्बादी शुरू होती है, और रूबी ने भी एक बड़ी गलती कर दी। या आप शायद ये कह सकते हो कि सुरेंद्र की मौत का सच उसके ही लेट फादर की वजह से बाहर आया। दरअसल जिस अकाउंट में पिताजी की पेंशन आती थी उस पर सुरेंद्र और उसके बड़े भाई अनिल दोनों का हक था। दोनों हर महीने उनमें से पैसे निकालते थे। सुरेंद्र के मिसिंग होने के बाद भी अनिल ने देखा कि उस पेंशन अकाउंट से हर हफ्ते रेगुलर कैश निकल रहा है। अनिल का दिमाग घूम गया। जो भाई लापता है, जिसका फ़ोन स्विच ऑफ है, वो आगरा के ही एटीएम से हर हफ्ते चुपचाप पैसे कैसे निकाल सकता है। अनिल को तुरंत समझ आ गया कि कार्ड रूबी के पास ही है और वो कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। उसने ये बात छुपके से पुलिस को बता दी। और फिर आता है वो दिन, 3 जुलाई 2026। सिकंदर पुलिस स्टेशन की एक टीम किसी पुरानी वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग रूटीन चेकअप के लिए सुरेंद्र के घर पहुंचती है और पुलिस को अचानक से बाहर देखकर रूबी की एक्टिंग का कॉन्फिडेंस पहली बार गिर जाता है। वो डर के मारे अपने जेठ अनिल को फ़ोन करती है और तुरंत घर बुलाती है ताकि सिचुएशन संभल सके। लेकिन अनिल तो पहले से ही तैयार बैठा था। वो घर आते ही पुलिस के सामने सब बोल देता है, सर मुझे इस औरत पर पूरा शक है, मेरा भाई मिसिंग है पर उसके एटीएम से रेगुलर पैसे निकल रहे हैं जो सिर्फ यही निकाल सकती है। और यहाँ से पुलिस घर के अंदर एक एक कमरे की तलाशी लेना शुरू करती है। और जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर बाथरूम में कदम रखता है, उसकी नज़र फ्लोर पर पड़ती है। बाथरूम के बाकी दीवार और टाइल्स पुराने और गंदे थे, लेकिन फ्लोर का एक हिस्सा बिल्कुल चमक रहा था। वहाँ बिल्कुल नए टाइल्स लगे थे और सीमेंट अभी पूरी तरह पुराना भी नहीं हुआ था। पुलिस बिना कोई देरी किए रूबी को हिरासत में ले लेती है और थाने ले जाती है।
शुरुआत में तो पुलिस को वो घुमाती रही, झूठ बोलती रही। जब पुलिस ने सख्ती से इंटेरोगेशन किया और एटीएम विड्रॉल्स के सबूत सामने रखे, तब रूबी का वो 45 डेज पुराना झूठ फाइनली सामने आता है। उसने रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। और फिर 4 जुलाई आधी रात को पुलिस फोर्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और मजदूरों को लेकर उस घर में घुसती है। हथौड़े चलते हैं, ज़मीन को खोदा जाता है और मिट्टी के अंदर से निकलती है सुरेंद्र कुमार शर्मा की पूरी तरह डीकम्पोज हो चुकी बॉडी। हुआ ये था कि रूबी छुपके से दिहोत्रा इलाके के ही एक लोकल मिस्त्री और मजदूर से बात कर रही थी। उसने कहा कि मुझे अपना बाथरूम का रेनोवेशन करवाना है और नए टाइल्स लगवाने हैं। उसने उन्हें एडवांस पेमेंट तक कर दिया और मिट्टी सीमेंट का इंतज़ार पहले ही करवा लिया, ताकि जब बाथरूम खोदा जाए तो पड़ोस में किसी को कोई शक ना हो। और सुरेंद्र को हमेशा के लिए सुलाने के बाद रूबी ने बिना डरे, बिना घबराए सुरेंद्र की हैवी बॉडी को बेडरूम से अकेले घसीट कर बाथरूम में दफना दिया। उसने खुद अपने हाथों से खुरपी और फावड़े का यूज़ करके बाथरूम के फ्लोर को खोदा और वो तब तक खोदती रही जब तक एक गहरा गड्ढा नहीं बन गया। उसने सुरेंद्र की लाश को उस गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी भर दी। इसके तुरंत बाद उसने अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसी मिस्त्री को बुलाया जिसे एडवांस दिया था। मिस्त्री और मजदूर आए, उन्होंने मिट्टी के ऊपर सीमेंट का पक्का प्लास्टर किया और उसके ऊपर चमकते हुए नए टाइल्स फिट कर दिए। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि उन नए टाइल्स के ठीक 3 फीट नीचे एक इंसान को दफन करने के बाद कंक्रीट से सील कर दिया गया। सोचिए, पूरे 45 डेज तक, यानी लगभग 1.5 महीने तक वो औरत उसी घर में सो रही थी और उस बाथरूम को यूज़ कर रही थी, उसे साफ कर रही थी जहां उसके पति की लाश धीरे धीरे सड़ रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। उसने अपनी फैमिली, अपने जेठ, अपने पड़ोसी, यहाँ तक कि पुलिस तक को चकमा दिया। क्या होता अगर वो एटीएम कार्ड रूबी कभी यूज़ ही नहीं करती? तो शायद ये मर्डर हमेशा के लिए एक मिस्ट्री ही बना रहता। अब पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इस मर्डर में और कौन इन्वॉल्व था। जहाँ रूबी का तो यही कहना है कि उसने ये अकेले किया। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या रूबी ने ये मर्डर अकेले किया है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।